अरबों रुपयों की जो सब्सिडियां आई वो इब्तिदाई जमाने में उन्हीं लोगों के पास चली गई जो बड़े बड़े लोग सियासतदानों को इस्तेमाल करते रहे और उनके घर भी बनाते रहे। वही लोग आज भी यहाँ अरबपति हैं। इस वक्त करप्शन पीक पे है, इतने अरूज पे जम्मू कश्मीर में करप्शन है, हर शोबे पे, हर सतह, क्लर्क लेवल से लेकर IAS ऑफिसर करप्शन ने घेर रखा है। अगर आपका इख्तियार नहीं है तो 3 बार आपने कैसे वज़ीर आज़म का शुक्रिया कर दिया कि उन्होंने हमें बहुत बड़ी पैकेज दी। QNS TV देखने वाले सभी नाजरीन को आबिद इब्राहिम का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद जो शख्सियत है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ तर्जुमान जनाब मुंतजिर मोहिद्दीन साहिब हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, हुकूमत की कारकर्दगी, अवामी मसाइल, इंतखाबात में किए गए वादे, रोजगार, मंशियात और दीगर अहम मामलात पर आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आए इनसे बात करते हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं QNS TV में। शुक्रिया आपका जनाब। मुंतजिर साहब, सियासत में फैसले बहुत अहम होते हैं। आपकी सियासी सफर का वो कौन सा फैसला था जिसे आप सबसे अहम समझते हैं? देखिए, मैं फैसलों से ज्यादा मुकद्दर पे यकीन रखता हूँ जी, क्योंकि आप किस मंजिल को पहुंचने वाले हैं, कौन सा मंजिल आपके लिए मुतय्यन किया गया है, वो सब हजरत अल्लाह जल्ल शानहू के दस्त कुदरत में है, आपके मुकद्दर में वो लिखा हुआ है। मैं जब सियासत में आया, शुरुआत मैंने PDP से की। सियासत के अंदर जाके जो मेरा तजुर्बा रहा, उस तजुर्बे के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे सियासत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सियासत को मेरी नज़र में इबादत से देखा जाना चाहिए था। सियासत ही एक इबादत, सबसे बड़ी अच्छी इबादत होती अगर आप खिदमत खल्क को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, अगर आप सिंसियरिटी, खुलूस और लोगों के एतबार के मुताबिक, उनकी तवक्कात के मुताबिक अपनी कोशिशें जायज़ हदूद में। क्या वो सिंसियरिटी आज नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। सियासत अब बड़ी बड़ी सियासतदानों का, बड़ी बड़ी सियासी जमातों का, जहाँ तक मेरा वसी तजुर्बा इस मामले में, अभी इबादत नहीं रही है उन लोगों की नज़र में। जो वो लोग काम करते हैं वो अब इबादत नहीं बल्कि तिजारत होगी। जी, ज़ाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी अजीज़ अकारिब, अपने मंजूर नज़र लोगों को फ़ायदे पहुँचाने के लिए। तो ये जो आजकल की सियासत है, ये उसी हद तक पहुँच गई है। लोगों की भलाई का, लोगों की बेहतरी का, जो लोगों के दरपेश मसाइल हैं उनको हल करने का किसी के पास डायरेक्ट एजेंडा नहीं। खासकर जो साहिब इक़्तिदार लोग, उनके पास तो बिल्कुल ही उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, बल्कि वो रिश्वतखोरी, रिश्वत सतानी और अपनी मफादात की हुसूल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मैंने उन लीडरों को भी देखा है ट्रेड यूनियन के ज़माने, मुलाज़मतों के ज़माने में, सामाजिक कामों के दौर के ज़माने में, वो कम ही पढ़े लिखे थे जी, उनकी तालीमी काबिलियत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका किरदार इतना सच्चा था, उनका किरदार इतना अच्छा था, लोगों के काम करने की उनकी इतनी दिली ख्वाहिश थी, एक लगन थी कि सबसे ऊंची तालीम रखने वाला बंदा भी उनको मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पुरखुलूस लोग थे। उन लोगों की अब बहुत कमी है। इसलिए मैं इस फैसले से पछता रहा हूं कि मैं सियासत। आपने PDP से सियासत शुरू की और अब अपनी पार्टी में हैं। दोनों सियासी तजुर्बात में आपको सबसे बड़ा फर्क क्या महसूस हुआ? देखिए, जब मैं PDP में था उस वक्त हालात एक थे। हिंदुस्तान के साथ जो हमारा इल्हाक हुआ था 1947 में, वो कई शराइत के तहत, उसमें आर्टिकल 370 था, उसमें 35A था, उसमें हमारी अपनी पूरी स्टेट थी, पूरी स्टेट का अपना एक आईन था, नया कश्मीर का आईन था, हमारा अपना एक झंडा था। तो उस वक्त की सियासत आज और आज की सियासत में जमीन आसमान का फर्क।
5 अगस्त 2019 को हमारा सब कुछ छीन लिया गया, आपकी स्टेट का दर्जा गया, आपका 370 गया, 35A गया, हमारा फ्लैग गया, हमारा झंडा गया, हमारा आईन गया, हमारा सब कुछ गया। आज की जो सियासत है, बहुत फर्क है इस सियासत और उस सियासत में। आज यहाँ की बड़ी बड़ी पार्टियां जो 370 के लिए लोगों को 70 साल तक नचाते रहे, 370 हमने लाया, अज़ीम इज्जत, अज़ीम इज्जत, कोई शेरी कश्मीर बना, कोई फख्र कश्मीर बना, कोई खालिद कश्मीर बना, कोई और कुछ बना, कोई कबूतरी कश्मीर बना, कोई बुलबुले कश्मीर बना। किस बुनियाद पे बनी? इन्हीं दो चीजों को जज्बाती तौर यहाँ के लोगों की मैं अब बताऊंगा कि प्रोवोकेशन करते, जज्बातों को उभार करके हमें यह हासिल है, हम कुछ अलग हैं। हिंदुस्तान की रियासतें हैं, उनमें से हम कुछ अलग हैं। पाकिस्तान का जो हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उनका जो उनके कब्जे में हमारा कश्मीर है, उनसे भी कुछ अलग है, हमने कुछ अचीव कर लिया है। तो वो सारा सब कुछ खत्म हो गया। मुंतजिर साहब, इतने साल सियासत में रहने के बाद आपके ख्याल में आम आदमी और सियासतदानों के दरमियान सबसे बड़ा जो फासला है उसकी वजह क्या है? आम आदमी मुख्तलिफ तबकात में बट गया है जी। एक तबका यहाँ है जो इब्तिदाई तौर सियासतदानों के साथ मिल गया, और जो भी रियायत हिंदुस्तान से आई, मरकजी सरकार से आई, जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए, उसको मुख्तलिफ चीजों की तरफ मुख्तलिफ शोबों में बांट लिया गया। जैसे हमारे पास सीकाप है, एक इदारा, सिडको है, इंडस्ट्री जिसे आप कह सकते हैं। अरबों रुपयों की जो सब्सिडियां आई, वो इब्तिदाई जमाने में उन्हीं लोगों के पास चली गई जो बड़े बड़े लोग सियासतदानों को इस्तेमाल करते रहे और उनके घर भी बनाते रहे। वही लोग आज भी यहाँ अरबपति हैं, वही लोग आज भी यहाँ खरबपति हैं। जो वो तबका रहा जो सियासतदानों से कोई नजदीकियां नहीं बना सका, लेकिन उम्मीद थी कि ये अल्लाह के रोबरो जाने के उस डर से, उस एक एतकाद से लोगों के काम करेंगे, हमारे भी काम करेंगे, वो काम नहीं हुए। तो वो लोग हुकूमत से मुतनफिर होते रहे। तीसरा तबका है जिनको मामलात की जरूरत है, जिनके मसाइल हल होने चाहिए, आम आदमी जिनके पास पानी की सहूलियत आज भी नहीं है, सड़कों की सहूलियत आज भी नहीं है, जिनको मामूली चीजों के लिए रिश्वत देना पड़ता है, चाहे वो पंच है, सरपंच है, बीडीसी थे, डीडीसी थे, एमएलए हैं, हर किसी के एजेंट को उसको पैसा देना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए। इस वक्त करप्शन पीक पे है, इतने अरूज पे जम्मू कश्मीर में करप्शन है, हर शोबे पे, हर सतह, क्लर्क लेवल से लेकर आईएएस ऑफिसर करप्शन ने घेर रखा है। तो आम आदमी को दरमियाना दारी में बचाने वाला, डिफेंस करने वाला कोई नहीं है। तो वो जो पैसा वसूला जाता है, क्या वो इन्हीं कमजोर तबके से और कहां से वसूला जाता? दो तबकों से, एक सबसे कमजोर तबके से क्योंकि वो मजबूर है, दूसरा सबसे बड़े तबके से गिफ्ट्स के नाम पर, क्योंकि वो जो मुराद है, सब्सिडीज हैं, फायदे हैं, वो एंजॉय करते हैं, वो कोई भी शोबा। इसलिए ये आबादी का एक छोटा हिस्सा। आम लोग जो है, जिनके मसाइल अभी भी हल नहीं हो रहे हैं, वो पिस रहे हैं, इसलिए सियासत से लोग दूर। मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान आवाम से वादे किए, आपके मुताबिक हुकूमत इन वादों को पूरा करने में कहां नाकाम रही? हर जगह। एक वादा मुझे बताइए कि उन्होंने पूरा कर दिया। बांगड़ा, डांस, पूजा, पुजारीपन, उस चीज के अलावा इन्होंने किया गया? जो मंशूर में शराब की वकालत, शराब की दुकानों को चालू रखने की वकालत, शहीदों की छुट्टी 13 जुलाई को अभी तक बहाल नहीं कर सके, जो कश्मीर के खिलाफ मामला हो रहे हैं उनकी वकालत, उन चीजों की हिमायत, पासी पर्दा सिर्फ अपने जाती मतालबात मनवाने के लिए और जाती सिकंडल्स को छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बता दिए इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के सामने इख्तियारात की कमी एक हकीकी मसला है, ये सिर्फ एक बहाना है? कोई इख्तियारात की कमी नहीं है। किस चीज में इख्तियारात की कमी है? फंड्स आपके साथ हैं, फंड्स आपके पास हैं। हर डिपार्टमेंट, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है।
اس کے پاس جتنے اس کے بغیر جتنے بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، سب کا بجٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں، فائنانس آپ کے پاس ہے، فنڈس آپ کو ڈائریکٹ، اگر آپ کا اختیار نہیں ہے تو 3 بار آپ نے کیسے وزیر اعظم کا شکریہ کر دیا کہ انہوں نے ہمیں بہت بڑی پیکیج دی، انہوں نے 54,000 کروڑ روپے اس میں دے دیا، فلانی پروجیکٹ اس میں دے دیا، تو پھر کیوں شکریہ ادا کرتے ہو؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ نیلا آسمان بھی آج کھل گیا، چاند بھی آج چاندنی برسانے لگا کیونکہ مودی جی کشمیر آئی؟ وہ پہلے بھی وزیر اعظم یہاں آیا کرتے تھے، تب چاندنی کیوں نہیں نکلتی تھی؟ تب نیلا آسمان کیوں نہیں گنگنا رہا تھا؟ تب یہاں کی بہاریں اور فضائیں کیوں نہیں جھوم اٹھتی تھی؟ مودی جی کے آنے سے کیوں اٹھی؟ یہ غلط بول رہے ہیں، ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، آج بھی جہاں چاہیے وہاں یہ اپنے پروجیکٹ دیتے من پسند لوگوں کو، منظور نظر لوگوں کو، اور عام لوگوں کا جینا تو محال ہو گیا۔ جمہوریت میں مضبوط اپوزیشن ضروری ہوتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ اپوزیشن عوامی مسائل مؤثر طریقے سے اٹھا رہی ہے؟ ٹوٹل غلط۔ کہاں ہے اپوزیشن؟ اپوزیشن بی جے پی کی ہے، رولنگ پارٹی نیشنل کانفرنس ہے، اپوزیشن بی جے پی ہے، ان کے پاس 50 سیٹیں ہیں، ان کے پاس 28 ہیں۔ کیا بی جے پی والے کوئی بات کرتے ہیں ذاتی تنقید کے بغیر؟ وہ آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی ان کے کوئی لیڈر بولیں گے وہ ذاتی شیخ خاندان کی بات کریں گے، ان کے مینیفیسٹو کی تنقید نہیں کریں گے، یہ موجودہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہے اس کی تنقید نہیں کریں گے، ریزرویشن بل کی بات نہیں کریں گے، شرابوں کو پابندی لگانے کا نعرہ بی جے پی نے دے دیا، لیکن کیا بحثیت اپوزیشن انہوں نے کبھی اسمبلی میں پوچھا ان سے آپ نے کیوں اس پہ قانون کو پاس نہیں کیا، اس بل کو لانے کیوں نہیں دیا؟ یہ ملے ہوئے لوگ ہیں، اپوزیشن بھی خاموش ہے اور رولنگ پارٹی بھی خاموش ہے۔ تنقید کرنا آسان ہوتا ہے لیکن متبادل حل دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنی پارٹی کے پاس عوام کے لیے کیا متبادل منصوبہ ہے؟ ہم نے متبادل حل دیے، تنقید نہیں کی۔ اگر کبھی تنقید کی آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے، تعمیری تنقید کریں گے۔ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے باضابطہ طور اعلان کیا کہ 1 سال تک ہم نے زبان بندی کی اس حکومت کے خلاف۔ ہماری قائد جناب سید محمد الطیب بخاری صاحب نے کہا حکومت کو سنبھلنے کا وقت دیا جائے، حکومت کو کام کرنے کا وقت دیا جائے، بزنس رولز میں کچھ ابھی باقی آنے ہیں، کچھ ان کو آنے دیا جائے، اور باضابطہ مناسب وقت کے بعد اگر خدا نخواستہ حکومت لوگوں کے معیار پر پورا اتر نہیں پائے گی تو پھر ہم بات کریں گے۔ تو ہم 1 سال سے زیادہ عرصے تک خاموش رہے، اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی نشاندہیاں کرنے کی کوشش کی۔ رہا سوال ہمارا متبادل کردار، اپنی پارٹی کا کردار، اس سے کچھ بڑھیا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے بار بار کہا جو بھی ہمیں حاصل کرنا ہے وہ چھینا ہے ہم سے مرکزی حکومت، بی جے پی نے نہیں، کسی اور پارٹی نے نہیں۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں مرکز کے، ہم حکومت کی بات کرتے ہیں۔ اب اتفاقاً 12 سالوں سے یہی وزیر اعظم ہے، اس میں ہم کیا کریں گے، اپنی پارٹی کیا کرے گی؟ لیکن ہے تو یہی ہمارا 335 چھینا، کس نے چھینا؟ اس سرکار نے، مودی جی کی قیادت نے۔ ہمارا 370 چھین لیا گیا، کس نے چھینا؟ انہوں نے چھین لیا۔ تو ہمیں جو حاصل کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے؟ مرکزی سرکار سے، یعنی اسی سرکار سے۔ تو ہم نے شروع سے ہی کہا کہ جو ہمارے مشترکہ مسائل ہیں جس پہ پارٹیوں کو آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے نیشنل کانفرنس ہے، چاہے پی ڈی پی ہے، اپنی پارٹی ہے، پیپلز کانفرنس ہے، یا سی پی آئی ایم کے محمد یوسف طارقانی صاحب ہیں، ہم نے کہا کہ مرکزی سرکار کے پرائم منسٹر صاحب مودی جی نے کئی بار، ہوم منسٹر امت شاہ جی نے کئی بار اعلان کیا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ بات کریں گے، ہم کشمیری نوجوانوں کے ساتھ بات کریں گے، ان کے مسئلے سنیں گے اور دل کی اور دلی کی دوریوں کو ختم کریں گے۔ تو جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی پچھلے 4 برسوں سے مسلسل اپیل کرتی آئی ہے یہاں کی پارٹیوں سے کہ ایک مشترکہ کوارڈینیشن بنائیے تاکہ ہم مرکزی سرکار سے مل کر بات کریں، یہاں کے لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں۔ ہم نے کوئی ترقی نہیں کی ہے، ہم کہاں ترقی یافتہ ہیں؟ ارے صاحب 1990 سے لے کر 2020 تک، 2019 تک شدید ملیٹنسی یہاں رہی ہے، ہماری کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، ہمیں زیرو سے شروع کرنا تھا۔ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو بحال کرانے کے لیے ہمیں اگر
प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब ऐलान करते हैं हम कश्मीर से बात करेंगे, कश्मीर की तैयार ही नहीं। कश्मीर का तैयार होना क्या था कश्मीरी का? वो ये कि ये पार्टियां मुत्तहिद होती नहीं चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक वक्त तक पीडीपी नहीं चाहती थी, अब पीडीपी की वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, जो सबका हमारी चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, उन्होंने भी बड़ी दानिशमंदी से एक लेटर लिखा उमर अब्दुल्ला साहब को कि आप इस तरह ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाए। हालांकि हमें हमारा नाम नहीं लिखा था, लेकिन क्योंकि इनिशिएटिव हमारा था, अपनी पार्टी का ये इनिशिएटिव था, हमारी अपील थी, उसको भी ठुकरा दिया। कल ही आपने देखा होगा डॉक्टर फारूकुल्लाह का बयान, इतना तकब्बुर है, इतना घुमंड है, इतने वो फिरौनियत उनमें आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। कैसे डंके की चोट, हम किसी को नहीं बुला रहे हैं, जिसको आना होगा खुद आएगा। क्यों? नौकर है उनके बाप की, ये उन्हीं के, ये जम्मू कश्मीर उन्हीं का है, यहाँ के आवाम उन्हीं के हैं। अरे जम्मू कश्मीर यहाँ के 1.25 करोड़ 140 करोड़ लोगों का ये है, 1 करोड़ 40 लाख लोगों का है जम्मू कश्मीर। यहां सबको बात करनी है। और आमिराना तर्ज अमल, डिक्टेटरशिप, चंगेजी दिमाग, कल भी उन्होंने बड़े आमिराना तरीके से कह दिया हमें किसी को बुलाएंगे, जिसको आना होगा आए। तो ये क्लियर है कि इस सारी तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बेरोजगारी और मुस्तकबिल के हवाले से तशवीश है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? मौजूदा सरकार, पीडीपी पर, क्योंकि हम किसी और पार्टी को इल्जाम नहीं दे सकते। यही 2 पार्टियां हुकूमत में रही हैं, इन्हीं 2 पार्टियों को अपनी गलतियों का सद्भाव करना है, इजाला करना है। उसका एक ही इलाज है, जो कल भी अपनी पार्टी कहती थी, आज भी कहेगी, आज भी कहती है, कल भी कहेगी, वो यही है कि हम अपनी जो यहाँ रीजनल सियासी पार्टियां हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, हम सबको जाती रंजिश से ऊपर उठकर, जाती इख्तिलाफात से ऊपर उठकर, यहाँ के नौजवानों की भलाई के लिए, हमारी बुजुर्गों के लिए, पूरी आबादी के लिए एकजुट होकर मरकजी सरकार के साथ लद्दाख और करगिल वालों के तर्ज पर बातचीत शुरू करनी होगी और अपने जो हमारे हुकूक सलब किए गए हैं, उन हुकूक को वापस लाने के लिए मुत्तहिदा तौर जमहूरी तर्ज अमल के तहत मुल्क के आईन के मुताबिक मरकजी सरकार से बात करके उन हुकूक को वापस लाना। हमेशा ये कहा जाता है कि अपनी पार्टी अवाम के दरमियान मजबूत सियासी बयानिया जो है बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, आप इसकी क्या वजह समझते हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी तौर कश्मीरी लोग हैं, वो फैसला पहले लेते हैं, सोचते बाद में जी, और फिर हर फैसले पर पछताते हैं। कुरान पाक का फरमान है, अल हक मुर, सच कड़वा है लेकिन सच का साथ दो। सच कड़वा है, सच का साथ दो। हमने 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिचुएशन बदली, 8 मार्च 2020 को हमने नई पार्टी बनाई, ये लेकर, मिशन लेकर, नैरेटिव लेकर हम लोगों को सच्ची सियासत बताएंगे, जो मुमकिन है होना वही बताएंगे। अब हमारे नौजवानों को मरगुजारों के नजर कब्रिस्तानों के हवाले नहीं होना है, हमारी असमतें नहीं लुटनी है, हमारे इमलाक तबाह नहीं होने हैं, हमें वो मंगेरी लाल के हसीन सपने हम नहीं दिखाएंगे, जज्बातों को हम नहीं उभारेंगे लोगों को जो हम पूरे नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ वही बताएंगे, उसी चीज की वकालत करेंगे जो मुल्क के आईन और मुल्क के कानून के तहत हासिल करना मुमकिन होगा। तो हमने वही बात की जिस पे लोगों ने भरोसा नहीं किया। आज सभी पार्टियां वही पहुंची। हमें बी टीम का खिताब दिया, बीजेपी की बी टीम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें बीजेपी सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब पहले वजीर खारजा थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जी, वो बी टीम नहीं थी। पीडीपी और बीजेपी ने मुश्तरका हुकूमत की, वो बी टीम नहीं थी। हमने कभी इलेक्शन ही नहीं जीता, ना हुक्म हमें ये खिताब दिया और लोगों ने भरोसा किया इस स्टेट को, लेकिन हम सच्ची सियासत करते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हाथ जोड़ के जाती है, करोड़ों रुपए के गिफ्ट लेते हैं। जनाब आप हमारी वही बात करो जो अपनी पार्टी वाले कहते थे कि नहीं हमें इनसे ही बात करनी है। आज मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो कट्टर मुखालिफ थी, एलजी साहब से टाइम मांगते हैं, उनकी दुख्तर इनेक अख्तर भी मिलते हैं उनसे, वो भी मिलते हैं और इसी चीज पे पहुंची। और आज वो खत भी लिखते हैं कि हमें उमर साहब मुश्तरका तौर जाना चाहिए
اور ملک کے وزیر اعظم ہوم منسٹر سے بات کرنی. یہی حقیقت ہے. انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا. ہم نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے اس تھاٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اپنی پارٹی جموں کشمیر اپنی پارٹی اپریشیٹ کرتی ہے کہ یہی سچ ہے. یہی حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ باہر کے کسی ملک کی حمایت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ہم ہندوستان کا ایک حصہ ہے. ہمیں یہی سے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں. ہمیں بین الاقوامی سیاست کے نظر نہیں ہونا ہے, کیونکہ بین الاقوامی سیاست کے نظر ہم پچھلے قریباً 80 سالوں سے ہو رہے ہیں, اور تباہی صرف کشمیری لوگوں کو اٹھانی پڑی, باقی آرام سے جی رہے ہیں. اس لیے ہم سچ کہتے ہیں. لوگوں کو چاہیے سچ کی آواز کو سمجھنا اور سچ کی آواز کو لبیک کرنا, اس کا ساتھ دینا, اور جس بھی پارٹی کی طرف سے سچ کی آواز آئے گی. باقی ابھی تک جو ان کی جو نیشنل کانفرنس کی جتنے بھی کارکردگیاں وہ مایوس کن ہیں, وہ لوگوں کے مفادات کے خلاف. منتظر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے تھاٹس جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے. بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے موقع دیا. بات ہوئی سیاست پہ, سماج پہ, اور کہیں نہ کہیں جو آج کی سیاست ہے اس میں کافی کمزوری نظر آ رہی ہے, کیونکہ پہلی سیاست جو تھی وہ لوگوں کے ہت میں ہوتی تھی, لیکن آج کی سیاست کہاں نظر آ رہی ہے اس کا جواب بھی آپ سے لیں گے. تو ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو یہ انٹریکشن پسند آئی ہوگی. اگلے شمارے میں کسی اور مہمان کے ساتھ جڑیں گے. تب تک دیجیے عابد ابراہیم کو اجازت. آپ دیکھتے رہیے QNS TV. خدا حافظ.